Welcome to this lecture on alternating current. We were discussing some numerical problems yesterday, and today we will continue for solving some numerical problems based on alternating current, power and AC circuits. Now, yesterday we reached at question number 15, and today we will discuss question number 16. Question number 16 is easy question if you will see it. Voltage and current in an AC are given by, आपका जो voltage है वो है V is equal to 5 sin 100 pi t minus pi by 6. Voltage जो है वो है आपका शाबाश क्या है शाबाश that is V 5 sin 100 pi by t minus pi by 6. ठीक है ना? और करंट I है 4 sin 100 pi t plus pi by 6. अब आपको यहां देखना है, क्या देखना है आपको कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल 30. वोल्टेज करंट से आगे जा रहा है बाय फेज एंगल 30. करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल बाय 30. करंट लीड्स वोल्टेज बाय 60. वोल्टेज लीड्स करंट बाय 60. पहली बात जो है वोल्टेज में माइनस साइन है, लिहाजा वोल्टेज जो है लीड नहीं कर सकती है, ठीक है ना, ये लैग कर सकती है. अब हम देखेंगे, पहले हम फेज डिफरेंस निकालेंगे करंट और वोल्टेज के दरमियान. देखो यहां पर क्या है फेज एंगल 5/6, इसको रखेंगे ∅2 नाम. यहां पर क्या है फेज एंगल माइनस ∅6, इसको रखेंगे ∅1 नाम. हमें निकालना है ∅2 माइनस ∅1, वही हमें दिखाएगा सारा कुछ, ठीक है ना. देखो यही करेंगे इसको. ∅2 जो हमारा है दैट इज ∅6, वहां पर ये ∅2 ∅6 चला करंट है ना. ∅1 कितना बेटा, ∅1 वोल्टेज का है वो है यहां पर -π/6. ठीक है, ठीक है, ठीक है ना. अब आप निकालो फेज डिफरेंस दैट इज ∅2 माइनस ∅1. ∅2 माइनस ∅1 डेल्टा ∅ भी इसको रखेंगे. डेल्टा ∅ जो होगा वो होगा ∅2 माइनस ∅1, दैट विल बी इक्वल टू ∅2 कितना है शाबाश π/6. अपना माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस π/6. ये हो गया 2π/6. ये हो गया जनाब π/3. π/3 हो गया 60 डिग्री. π/3 कितना हो गया 60 डिग्री. जिगर को नजर था ये करो तो ∅2 π/6, ये करो तो ∅1 दैट इज माइनस π/6. उसके बाद इनकी डिफरेंस देखी, फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस जो निकली वो निकली π/6 प्लस π/6 दैट इज 2π/6 दैट इज 60 डिग्री. इसका मतलब है जो मेरा करंट है, करंट वो लीड करता है वोल्टेज को बाय व्हाट डिग्री, बाय 60 डिग्री. इसका मतलब है माय ऑप्शन सी इज करेक्ट. करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री. समझ आई बात? क्योंकि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस मैंने निकाली वो निकली 60 डिग्री. इसका मतलब है करंट जो है वो लीड करती है वोल्टेज को बाय फेज एंगल ऑफ 60 डिग्री. दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. द इंपीडेंस ऑफ ए सर्टेन एसी सर्किट इज 50 ओम. हमारा एक एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट की जो इंपीडेंस Z है वो कितना है 50 ओम्स. तो मैं यहां लिखूंगा Z इज इक्वल टू 50 ओम्स. मेरा Z जो है दैट इज 50 ohms. If the net resistance in the circuit is 250 ohms, देखिएगा 25 ohms. सॉरी, नेट रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी है 25, ये है ohms. R जो है वो है 25 ohms. यहां देखो बच्चों, हमारे पास इंपीडेंस एसी सर्किट जो है उसकी इंपीडेंस दी गई है, इंपीडेंस Z है 50 ohm, और वहां पर हमारा R जो है R दिया गया है, R है 25 ohm. अब हमें बोलना है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी. पावर फैक्टर जो है बेटा, पावर फैक्टर होता है cos phi. तो cos phi निकालने के लिए हमें phi निकालना है पहले. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट phi. cos phi निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए हमें cos phi निकालना है. ठीक है, तो लेट अस सी द cos phi. चूंकि आपको क्या निकालना है शाबाश, आपको निकालना है पावर फैक्टर. पावर फैक्टर का फार्मूला आपको पता है, पावर फैक्टर जो है वो है cos phi. तो आप लोगों को cos phi निकालना है. आप लोगों को परसों मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ाया है. इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसे, ये Z है, ये R है,
और ये जो है ये XL माइनस XC है, और ये एंगल फाई था आपको इंपीडेंस ट्रायंगल में। जब मैंने पावर फैक्टर पढ़ाया था तो वहां मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ाई थी। इंपीडेंस ट्रायंगल में बेस जो है वो है R, हाइपोटेन्यूज जो है Z, ये एंगल जो है ये है फाई। अगर हम इस ट्रायंगल में cos फाई देखेंगे, cos फाई होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपका R, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप लिखेंगे cos फाई is equal to base by hypotenuse, that is R by Z, R by Z। तो हमारा R कितना है बच्चों, हमारा R है 25 डिवाइडेड बाय हमारा Z है 50। ये हो गया 25 1 जार, 25 2 जार, तो ये हो गया 1/2, यानी हमारा पावर फैक्टर जो है वो होगा 0.5। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। बच्चों सीधे Z इतना R। देखो, in an AC circuit the EMF and current at any instant of time are given by, जब यहां लिखा होगा at any instant of time, उसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। EMF का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो दिया गया है E is equal to E naught sin ओमेगा t। I का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो दिया गया है I naught, शाबाश, sin ओमेगा t माइनस फाई। इसका मतलब है जो हमारा करंट है वो लैग करता है EMF को, है ना, बाय फेज एंगल ऑफ फाई, क्योंकि दरमियान में क्या आया माइनस। आपको देखना है एवरेज पावर क्या होगा इस सर्किट में, आपको इनमें से आंसर देखना है, ठीक है। आप सीधे लिखो पहले एवरेज पावर की फार्मूला, P एवरेज जो होता है वो होता है ERMS IRMS इंटू cos फाई। यहां देखो P एवरेज जो होता है वो होता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ERMS होता है E नॉट बाय रूट 2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये बनेगा P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट बाय रूट 2 इंटू शाबाश I नॉट बाय रूट 2 इंटू cos फाई, ठीक है। ये बनेगा P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट I नॉट cos फाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, वो हो गया 2। तो आपका जो पावर के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट I नॉट cos फाई डिवाइडेड बाय 2। तो इनमें से देखो कौन सा है, शाबाश, इनमें से पहला ही ऑप्शन ठीक है, E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये है इनटू, ये इसको इनटू है ऊपर, इनटू है cos फाई, ठीक है, ये इनटू है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये बेसिकली E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है ना, इनटू है cos फाई, ठीक है। आप मुझे खुद बताइए, an alternating EMF is applied to a purely capacitive circuit। हमारा कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट। The phase relation between EMF and current following क्या है, current flowing in the circuit is, हमारे पास तीन किस्म के सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट जिसमें EMF और I फेज में है, उसके बाद हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा, वहां करंट लीड करती थी वोल्टेज को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। उसके बाद हमने EMF पढ़ा, EMF कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करती थी, वोल्टेज लीड करती थी करंट को, नहीं उसमें किसमें, इंडक्टिव सर्किट में कौन करती थी लीड, वोल्टेज लीड करती थी करंट को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। उसके बाद हमने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, यानी करंट जो होगी वो होगी अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, सीधे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। पढ़ा आपने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ा था। चलिए 20 पे जाएंगे बच्चों हम, देखो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाय, करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो दिया गया है, बोलो कितना दिया गया है, I इज इक्वल टू कितना दिया गया, शाबाश, 2 sin शाबाश 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। यहां देखो ये I दिया गया है 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 इंटू A, व्हाट इज A, यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। अब देखो द करंट विल बी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम एट, देखो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये तो हमें पता है 2, लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहता है, क्वेश्चन कहता है द करंट विल बी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम एट t इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड्स, यानी हमें ये t निकालना है, ये t, देखो बच्चों ये t हमें निकालना है टाइम, लेकिन कंडीशन दी गई है द करंट विल बी मैक्सिमम,
द करंट विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम यहां पर करंट जो है वो डिपेंड करती है साइन पे, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 विल बी मैक्सिमम। भाई यहां पर जो है 2 को रखो आप ऐसे, करंट जो है ये मैक्सिमम होगी तब जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितना है 1। हम ऐसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे I will be equal to I maximum, I will be equal to I maximum when sin 100 pi t plus pi by 3 is equal to maximum। I जो होगा I होगा बराबर I maximum, करंट I होगा बराबर I maximum जब हमारे पास ये sin 100 pi t plus pi by 3 किसके बराबर होगा मैक्सिमम। ये समझो ये थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके बराबर होता है 1। आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। लेकिन साइन कब 1 होता है, साइन 90 साइन पाई बाई 2। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज या ऐसे आएगा साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 जो है वो होता है 1 के बराबर, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां भी साइन यहां भी साइन, इसका मतलब है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 किसके बराबर होगा ये शाबाश, ये होगा पाई बाई 2। दिस एम्प्लाइज, यहां पर करेंगे हम, दिस एम्प्लाइज 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना, ठीक है ना। पाई बाई 3 को उधर ले लो, ये बनेगा 100 पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 100 पाई टी इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया 3 2 6, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चा, 3 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 6, 3 पाई माइनस 2 पाई हो गया पाई, ये बनेगा 100 पाई इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई और पाई कट गया, ये बनेगा 100 टी इज इक्वल टू 1 बाई 6। तो आपका t जो है वो निकला 1 बाई 6 इंटू 100, तो आपका t जो है वो है 1 बाई 600 से। फिर से देखो, I दिया गया है 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 3। आपको बताना है किस टाइम पे ये करंट मैक्सिमम होगा, आपको ये t निकालना है। ये करंट तब मैक्सिमम होगी जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 साइन को तब वैल्यू होता है जब साइन पाई बाई 2 होता है। तो इसका मतलब यहां निकलेगा हमें 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 3 को उधर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये निकला पाई बाई 6, पाई एंड पाई कैंसल्स, 100t निकला 1 बाई 2, t हो गया मेरा बराबर बेटा 1 डिवाइडेड बाई 600 सेकंड, ठीक है ना। इसके साथ ये कंप्लीट हो गया था। एंड AC ऑफ फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, f दी गई है, इज फ्लोइंग इन ए सर्किट, एक सर्किट में फ्लो हो रही है, कंटेनिंग रेजिस्टेंस R, उसमें रेजिस्टेंस क्या है R, एंड चोक L, चोक होता है इंडक्टर, चोक क्या है इंडक्टर, इंडक्टेंस कितनी दी गई उसको L। तो इसका मतलब है ये कौन सा सर्किट है, RL सर्किट। इन सीरीज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज, ये कौन सा सर्किट है, ये RL सर्किट है, RLCR सर्किट नहीं है, इसमें खाली रेजिस्टेंस है और क्या है इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस है और क्या है इंडक्टेंस है। हमें क्या निकालना है इंपीडेंस। आपको पता है फॉर RL सर्किट, मैंने पढ़ाया है फॉर RL सर्किट जो इंपीडेंस Z होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वह जो XL है ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL होता है ओमेगा L, बोला है XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L। Z हो गया बराबर, शाबाश बच्चा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
ओमेगा एल होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल जो मेरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो किसके बराबर होता है? ओमेगा एफ। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, मगर यहां न्यू नहीं दिया, यहां क्या दिया गया है? एफ। तो ये बनेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ शाबाश आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू दे दो शाबाश, ये है 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। तो खुला भाई ये बनेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो Z बनेगा हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, यहां पर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चीज में अगर आए नीट में, इतना इजी है, डरने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आरएल सर्किट, यहां वहीं से इसने बोला है आरएल सर्किट है, इसका मतलब है यहां पर रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा। इसका मतलब है जो इसका इंपीडेंस होगा वो होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आरएल सर्किट इज 10 ओम। तो आपका R दिया गया है, R जो आपका है दैट इज 10 ओम। वेरी नाइस। एन ईएमएफ वहीं से दिया गया है, दिस इज नॉट द पीक वैल्यू। इसने कहा एन ईएमएफ कितना है? E नॉट इज अप्लाइड टू द सर्किट एट ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियंस पर सेकंड। यानी आपका ईएमएफ जो इसने अप्लाई किया है वो ईएमएफ जो है वो है E नॉट। ठीक है, वो क्या है? E नॉट। आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो है 20 रेडियंस पर सेकंड। इफ द करंट इन सर्किट, करंट भी दिया गया है, इफ द करंट इन सर्किट इज I इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, जो आपका करंट है वो दिया गया है I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो आपको क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ L इज, यानी जो इंडक्टेंस है उसका वैल्यू निकालना है। बच्चों देखो फिर भी पहले R दिया गया 100 ओम, 10 ओम, उसके बाद EMF कितना दिया गया है? E नॉट। उसके बाद ओमेगा कितना दिया गया है? 20 रेडियंस पर सेकंड। उसके बाद आपका I दिया गया है, करंट I कितना दिया गया है? I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। आपको क्या निकालना है? L। सर्किट कौन सा है? RL सर्किट। पहले हम RL सर्किट के लिए करंट बोलेंगे। करंट I होता है EMF डिवाइडेड बाय इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट, RL सर्किट। करंट I होगा EMF डिवाइडेड बाय Z। EMF कितना यहां पर है? E नॉट है ना, E नॉट। तो आपका I जो होगा वो होगा E नॉट डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, चूंकि सर्किट कौन सा है? RL सर्किट। उसके लिए I होगा, ये होगा I फिर E नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्योंकि मेरा सर्किट जो है वो है RL सर्किट, इसमें खाली रेजिस्टेंस होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होगी। देखो I तो मेरा दिया गया है, I कितना है? I नॉट बाय रूट 2। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर, ये बनेगा I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल टू E नॉट। देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला मेरा है ना, इसमें R स्क्वायर में कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? कॉमन। R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर में कॉमन लूंगा। R स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? 1 रहेगा ना, 1 इंटू प्लस XL स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ऐसे रहा, ठीक है बच्चों, रहा ना ऐसे? ओ भाई ऐसे रहा ना, मैंने R स्क्वायर यहां कॉमन निकाला। आप देखोगे क्यों मैं कॉमन निकालूंगा? क्योंकि जब मुझे E बाय R निकलेगा, E नॉट बाय R निकलेगा, मुझे पता है E नॉट बाय R होता है I नॉट, फिर I नॉट कैंसिल हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर में R स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है। ये R जो है ये रूट से बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा शाबाश? I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R इंटू 1 अंडर रूट ऑफ शाबाश, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस शाबाश 1 प्लस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, XL डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहां देखो ऊपर भी उधर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, मैंने लिखा XL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो E नॉट बाय R जो है, E नॉट बाय R होता है I नॉट। ये जो है ना E नॉट बाय R, ये किसके बराबर है? I नॉट है ना। E नॉट बाय R किसके बराबर है? ये E नॉट बाय R देखो ना, E नॉट बाय R किसके बराबर है? I नॉट। तो मुझे ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, दिस एम्प्लाइज
ये बनेगा आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, शाबाश, 1 प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। आपका आई नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां पर मेरा क्या बनेगा भाई ये, शाबाश, बता बच्चों क्या बनेगा मेरा, शाबाश, मुझे बनेगा 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू, शाबाश, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, शाबाश, 1 प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये, शाबाश, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या मुझे मिलेगा, शाबाश, 1 प्लस एक्स एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, स्क्वायरिंग की ना मैंने, स्क्वायरिंग, ये रूट भी खत्म, ये रूट भी खत्म, तो 1 जो है वो उधर जाएगा, 1 जो है वो उधर जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, शाबाश, ये बनेगा एक्स एल डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक है। ये बनेगा आपका एक्स एल डिवाइडेड बाय आर इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज 1, या स्क्वायर यहां ले लो, यहां रूट आएगा, ठीक है ना। ये बनेगा एक्स एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू रूट 1, ठीक है यहां पर, ठीक है। तो आगे चलो भाई, आगे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चा। ये बनेगा एक्स एल इज इक्वल टू आर, ठीक है। एक्स एल किसके बराबर बनेगा, आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मगर एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल, हमें एल निकालना है। ये ओमेगा एल इज इक्वल टू आर, तो एल जो आपका होगा वो बनेगा आर बाय ओमेगा, एल जो है वो किसके बराबर बनेगा, आर बाय ओमेगा। तो लगा हुआ इधर वैल्यू, ये बनेगा एल इज इक्वल टू आर कितना है, आर कितना है, उधर देखो आर कितना है, शाबाश, आर कितना है 10, ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना है 20, ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 20, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 1/2, इसका मतलब है एल निकलेगा 0.5 हेनरी, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करो वो 0.5 आएगा, ठीक है। तो एल कितना निकलेगा 0.5 हेनरी। फिर से देखो, आई है बराबर ईएमएफ डिवाइड बाय जेड, ईएमएफ दिया गया है ई नॉट डिवाइड बाय जेड, आरएल सर्किट के लिए जेड जो है वो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई दिया गया है आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट, यहां नीचे से आर कॉमन निकाला, आर स्क्वायर, आर ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये बनेगा ई नॉट बाय आर, मगर ई नॉट बाय आर जो है वो आई नॉट कैंसिल, ये बनेगा 1/√2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर और रूट हटा दिया, यहां पर एक्सएल बाय आर का वैल्यू ले लिया, एक्सएल का वैल्यू दे दिया, दैट इज ओमेगा एल, वो किसके बराबर निकला, आर, एल होगा बराबर आर बाय ओमेगा, ठीक है ना। तो एल निकलेगा हमारा 1/2, यानी एल होगा 0.5 हेनरी, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। आपको पता है एवरेज पावर जो होता है वो होता है ERMS, IRMS, cos phi। ये P एवरेज तब मैक्सिमम होगा जब cos phi मैक्सिमम होगा। P एवरेज तब मैक्सिमम होगा जब cos phi यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi जो है वो है 1। P एवरेज मैक्सिमम होगा जब cos phi मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi किसके बराबर है 1। इसका मतलब है cos phi हो गया cos 0, इसका मतलब है phi हो गया 0। यानी पावर तब मैक्सिमम होगा जब फेज एंगल phi कितना होगा 0। यह किस सर्किट में होता है, फेज एंगल phi किस सर्किट में 0 होता है, रेजिस्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव में π/2, इंडक्टिव में π/2, ठीक है ना। तो LCR सर्किट में पावर तब मैक्सिमम होगा जब phi किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी जब एक LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एक्ट करेगा। LCR सर्किट कब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, जब उसकी इंपीडेंस मिनिमम होती है। इंपीडेंस कब मिनिमम होती है, जब XL किसके बराबर होता है, XC, यानी जब रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन वही कहता है, the power delivered by the source of circuit becomes maximum। तो आपने अभी देखा
पावर एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम तब होगा जब एलसीआर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एलसीआर सर्किट तब प्योरली रेजिस्टिव होगा जब XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर, ठीक है ना। XL का वैल्यू जो है वो है ओमेगा L, XC का वैल्यू क्या है 1 by ओमेगा C। इसका मतलब है जब ओमेगा L किसके बराबर होगा 1 by ओमेगा C। आपको चूंकि पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, आपको ये रखना यार कि मैक्सिमम पावर तब होता है जब cos phi मैक्सिमम होगा। cos phi मैक्सिमम तब होगा जब phi 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi इज 1, ठीक है ना। सो दैट इज cos phi इज इक्वल टू cos 0। phi निकला किसके बराबर 0। phi तब 0 होगा जब E एंड I जो होंगे वो होंगे इन फेज। E एंड I फेज होते हैं किस सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में। इसका मतलब है एलसीआर सर्किट में पावर तब मैक्सिमम होगा जब एलसीआर सर्किट प्योरली बेटा क्या होगा, रेजिस्टिव। प्योरली अगर क्या होगा, रेजिस्टिव सर्किट। शाबाश बच्चा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब एलसीआर सर्किट होता है उस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी ओमेगा L किसके बराबर होता है 1 by ओमेगा C। तो इसका मतलब है पावर तब मैक्सिमम होता है जब ओमेगा L होगा किसके बराबर 1 by ओमेगा C। प्लीज, हाँ ठीक है ना, अब समझ आया ना, समझो प्लीज। समझने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, आपको डॉक्टर बनना ही बनना है। सब मैं सर्च कर रहा हूं, 30 ओम। R जो है वो है 30 ओम, ठीक है। हमारा रजिस्टर कितना है 30 ओम। इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, यानी XL दिया गया है। इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होते हैं उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम यहां लिखेंगे R जो हमारा दिया गया है वो है 30 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो XL है वो है 10 ओम। एंड कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस मतलब हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस यानी वो क्या दिया गया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC वो भी दिया गया भाई 10 ओम और कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये कौन सा सर्किट बन गया, LCR सर्किट। वेरी गुड। तो एन AC वोल्टेज सोर्स, तो AC वोल्टेज सोर्स जो दिया गया है E इज इक्वल टू 300 अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी। 300 रूट 2 साइन ओमेगा टी ये दिया गया है EMF। द करंट इन द सर्किट इज, हमें क्या बताना है, करंट इन द सर्किट। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। उठो भाई उस पर रखो, शाबाश। आर्च मैंने यारो 30 ओम, आर्च 30 ओम रेजिस्टेंस। तो सिंपल इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL मैंने यारो जिगर बोशो 10 ओम। फिर तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC स्विच 10 ओम। alternating instantaneous value of alternating EMF switch with E is equal to 300 root 2 sin omega t, sin omega t। अच्छी कड़ी करंट इन द सर्किट, क्या कड़ी, करंट इन द सर्किट। चूंकि ये सर्किट कुछ सर्किट LCR सर्किट, करंट इन द सर्किट यू साइज IRMS, इसका डोन IRMS is shown as गोबरा, IRMS as शुद्ध ERMS divided by Z। चूंकि ये LCR सर्किट है वहां हम इंपीडेंस देते हैं, चाहे RL सर्किट होगा RC सर्किट होगा वहां हमें इंपीडेंस देनी होती है। तो ERMS जो हमारा होता है वो होता है E नॉट बाय रूट 2, है ना बच्चा। वो क्या होता है E नॉट बाय रूट 2, E नॉट बाय रूट 2, ठीक है। पहले हम ERMS देखेंगे। ERMS जो होगा हमारा वो होगा E नॉट बाय रूट 2, E नॉट बाय रूट 2। ये देखो E नॉट जो है वो है EMF का पीक वैल्यू, वो कितना है 300 रूट 2, 300 रूट 2, ठीक है ना। वो ये है 300 रूट 2, तो ये हो गया 300 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 कैंसल। तो ERMS मेरा निकला 300 वोल्ट, ठीक है। ERMS कितना निकला 300 वोल्ट। सब्स्टिट्यूट करो IRMS निकालो, शाबाश। देखो बच्चों ये निकला IRMS इज इक्वल टू ERMS है 300 डिवाइडेड बाय है Z, डिवाइडेड बाय है Z। सर्किट जो है सर्किट है LCR सर्किट। LCR सर्किट के लिए जो Z होता है वो होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। RC LCR सर्किट के लिए जो R होता है Z होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वैल्यू लगा वही निकल गया, ये निकला IRMS इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये देखो R स्क्वायर। R कितना बच्चों 300, शाबाश। R कितना बच्चों, R कितना है 30, ये है 30 स्क्वायर प्लस
एक्सएल कितना बच्चों, एक्सएल कितना है 10, ये है 10 एक्सएल 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर है ना, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल भी 10 है, एक्ससी भी 10 है, 10 माइनस 10 को 0 को ये टर्म बनाए 0 बने से 0, तो हमें क्या निकला बच्चा, शाबाश बोल दे रहे हो, IRMS निकला हमारा 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर हो गया 0 ही, ये 30 के स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 30 जो है वो बाहर आएगा, तो आपका IRMS जो है वो निकलेगा 300 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसिल, ये निकलेगा 10 एम्पियर। फिर से देखो R 30 ओम, XL 10 ओम, XC 10 ओम और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया गया है 300 रूट 2, 300 रूट 2 मतलब हो गया जो आपका यहां पर पीक वैल्यू है इसका E नॉट है वो है 300 बाय रूट 2। आपको करंट निकालना है, करंट होता है IRMS होता है ERMS डिवाइड बाय Z, तो ERMS हो गया E नॉट बाय रूट 2, वो हो गया 300 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 कैंसिल, तो ERMS निकला 300, तो वैल्यू दे दिया वापस IRMS में, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू, Z किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, क्योंकि XL भी 10 है XC भी 10 है, वो टर्म 0 बनेगी, स्क्वायर और रूट R का बाहर निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा 300 डिवाइड बाय 30, दैट इज 10 एम्पियर्स, दैट इज 10 एम्पियर्स। बेटा बोल चाहता हूं 20 वोल्ट AC, एट 20 वोल्ट AC, तो AC हमारा वहीं से दिया गया है, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस है, एंड कॉइल। जब कॉइल का नाम होगा, कॉइल होता है इंडक्टर, कॉइल को क्या होता है इंडक्टर, याद रखिए कॉइल को क्या होता है इंडक्टेंस, ठीक है ना, कॉइल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कॉइल की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वो कितना दिया गया है 12 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मुझे निकालना है, कॉइल का मतलब क्या बच्चा इंडक्टर, मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देखो मेरी जान, जो आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR है, लेट्स डू दैट, जो ये RL सर्किट है, ये RL सर्किट है, इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मैं V से डिनोट करूंगा, वो अप्लाइड वोल्टेज है 20 वोल्ट्स। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है उसको मैं डिनोट करूंगा VR से, VR है 12 वोल्ट, ठीक है बच्चा, VR कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, यानी मुझे VL निकालना है, ये देखो नजर, मुझे VL निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। सर्किट जो है, सर्किट फिर ये RL सर्किट है, कौन सा सर्किट है, जरा इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर फेज डायग्राम बनाऊंगा। जो आपका रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो होते हैं इन द सेम डायरेक्शन, ये है VR और इसी डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, इसका नाम मैं रखूंगा OA, OA जो है वो है VR। नाउ जो इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट उसमें जो वोल्टेज है वो इस करंट को क्या करती है लीड करती है बाय फेज एंगल, लिहाजा हमारी वोल्टेज जो होगी VL इधर से होगी, VL इधर से होगी, इसका नाम रखेंगे OB, और VL और I के दरमियान ये एंगल जो होगा ये होगा π/2। मैं बोलूंगा कि यहां से करंट है, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करती है बाय फेज एंगल ऑफ π/2, तो वोल्टेज यहां होगी। कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज नीचे से होगी, ठीक है ना। अब इन दो का जो रिजल्टेंट होगा, VR और VL का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ये दो वेक्टर्स है VR एंड VL, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अप्लाइड EMF, दैट अप्लाइड EMF विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यहां से। ओ भैया ये VL है, ये क्या है VR, दोनों जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देयरफॉर एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन जो इन दो का रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अलोंग द डायगोनल, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है V का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर
प्लस अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी आर वी एल cos पाई बाई 2, क्योंकि वी एल और वी आर के दरमियान एंगल कितना है पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 होता है 90, लिहाजा इनका इसका जो रिजल्टेंट होगा ये v होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। दो अगर दो a और b दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनका रिजल्टेंट सीधे होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्योंकि वहां एंगल जो होता है वो होता है 90, तो तीसरी टर्म जो है वो 0 बनती है। तो हम बताएंगे देयरफॉर v जो होगा v होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, क्योंकि मुझे कौन सा निकालना है बच्चा वी एल निकालना, पहले मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा, ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। मुझे कौन सा निकालना है बच्चा वी एल, तो वी आर यहां आएगा, वी आर यहां आएगा, ये क्या बनेगा बच्चा शाबाश, ये बनेगा वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये बनेगा वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है ना, वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, तो वी एल निकालो शाबाश, वी एल हो गया अंडर रूट ऑफ शाबाश वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वैल्यू लगाओ भाई, वैल्यू लगाओ, क्वेश्चन तो निकल गया, क्वेश्चन को निकल गया, वी एल निकालना ना, निकल गया ना क्वेश्चन, वैल्यू लगाओ भाई, ये निकलेगा वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो जी v कितना है, बोलो जी v कितना है, ये है 20 स्क्वायर माइनस वी आर 12 स्क्वायर, ये निकलेगा वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 144, ये निकलेगा वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256, ये निकलेगा वी एल इज इक्वल टू 16 वोल्ट, क्योंकि अंडर रूट 56 का रूट जो होता है वो होता है 16 16 जा 256, शाबाश, समझाया क्वेश्चन, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर फैक्टर यानी cos फाई निकालना है, cos फाई का वैल्यू ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, बताओ आप, रेजोनेंस पे फाई किसके बराबर होता है 0 के बराबर, वेरी गुड, रेजोनेंस पे जो LCR सर्किट होता है वो बिहेव करता है प्योरली रेजिस्टिव, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा फाई कितना होगा 0, तो cos फाई होगा cos 0 कितना होता है 1, cos 0 होता है 1, cos फाई होता है cos 0 किसके बराबर है 1, ठीक है ना, तो सीधा साधा क्वेश्चन है, रेजोनेंस पे जो LCR सर्किट है ये बिहेव करता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जब प्योरली रेजिस्टिव जो सर्किट होगा तो फाई हमारा कितना होगा 0, ठीक है ना, तो cos फाई जो पावर फैक्टर होगा वो होगा cos 0 किसके बराबर है 1, दैट्स ऑल। हमारे पास इंडक्टर है भाई, यहां पर इंडक्टर, ये इंडक्टर है, हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी, ठीक है ना, तो आप लिखो L कितना दिया गया है 1 मिली हेनरी, L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी, L दिया गया आपका 1 मिली हेनरी, शाबाश, L लिखो 1 मिली हेनरी, 1 mH। A कंडेंसर मतलब हो गया कैपेसिटर, a condenser of 10 माइक्रोफैरड, C दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, रेजिस्टर जो है वो 50 ओम, R जो है वो 50 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सर्किट कौन सा बन गया सीरीज LCR सर्किट। द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, माने इंडक्टिव रिएक्टेंस XL एंड कंडेंसर आर सेम, यानी कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का जो रिएक्टेंस वो क्या है सेम, यानी XL किसके बराबर है XC, ये भी लिखो XL इज इक्वल टू XC। द रिएक्टेंस ऑफ ईदर ऑफ देम विल बी, ईदर ऑफ देम, या हमें XL निकालना है या हमें XC निकालना है, ठीक है ना, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, शाबाश। इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो है कितनी 1 मिली हेनरी, यहां पर भीतर देखो वो होगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 हेनरी, जब भी मिली वर्ड आएगा दैट इज 10 रेज पावर माइनस 3। इन कैपेसिटर जो है कंडेंसर उसका कैपेसिटेंस दिया गया है, कितना दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, यहां देखो बेटा म्यू होता है माइक्रो होता है 10 रेज पावर माइनस 6, कई बार बोल चुके हैं, ये हो गया 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैरड, वो हो गया 10 रेज टू पावर माइनस 5 फैरड। रेजिस्टेंस दिया गया है R, कितना दिया गया है शाबाश
50 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, या आपको XL निकालना है या आपको XC निकालना है। देखो मेरी तरफ देखो, चाहे XL निकालो चाहे XC निकालो, दोनों तो बराबर है। XL निकला उतना XC भी होगा। मेरी तरफ देखो, XL जो होता है वो होता है ओमेगा L। L तो दिया गया है बच्चा, L तो दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, हमारी कंडीशन दी गई है XL इज इक्वल टू XC। ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस, ठीक है ना। हमें दिया गया है XL इज इक्वल टू XC, ये रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है ना। यहां पर जो हमारा LCR सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव होगा, पावर उसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो XL किसके बराबर है, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ठीक है, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, ओमेगा को यहां ले लो, ओमेगा को यहां ले लो, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, ठीक है, 1 बाय LC। L को नीचे लाया, ओमेगा को ऊपर लिया, ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय LC। ऊपर है रूट वन होता है 1 ही, ये तो बाहर आएगा 1। ये बनेगा बच्चों मेरा ओमेगा हो गया 1 बाय रूट ऑफ LC, ठीक है, 1 बाय रूट ऑफ LC। ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू शाबाश 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L। L बताओ कितना है, शाबाश, L है 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, दैट इज 10 रेज़ पावर माइनस 3 हेनरी, ठीक है। L जो है शाबाश 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू C क्या बच्चों, शाबाश बोले 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, ठीक है, ठीक है ना। अरे बाबा L जो है वो है 10 रेज़ पावर माइनस 3 और आपका जो C है वो 10 रेज़ पावर माइनस 5, ठीक है। तो आपका बाबा ओमेगा जो है वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, ठीक है। देखो बेटा यहां रूट कैसे निकालते हैं, पावर से हम रूट निकाल, देखो कैसे निकालेंगे। ये होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 4 आर 8, आया ना, आया समझ। 10 रेज़ पावर 8 कैसे लिखेंगे, 10 रेज़ पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों यार स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स। तो बच्चों आपको ओमेगा निकला 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो बनेगा आपको 10 रेज़ टू पावर 4 रेडियन पर सेकंड। निकाला आपने ओमेगा, लेकिन हमें ओमेगा नहीं निकालना है, हमें निकालना है XL, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ओमेगा निकाला मैंने वो कंडीशन लगा के, ठीक है। अब नाउ आपका XL जो होगा वो होगा ओमेगा L, ठीक है। XL किसके बराबर बच्चा होगा, ओमेगा L। XL होगा ओमेगा कितना निकाला मैंने बच्चा, 10 रेज़ टू पावर 4 इनटू L कितना है, 10 रेज़ पावर माइनस 3। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, जोड़ में तो ठीक, ये निकलेगा XL इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 1, यानी XL निकलेगा 10 हेनरी, 10 ओम, 10 ओम। XL कितना निकला मेरा भाई, 10 ओम, शाबाश। बात समझ आई, सवाल समझने की कोशिश करो। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to 200 रूट 2 sin 100t, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी गई है। तो लिखो आप E is equal to, E लिखो बेटा, E कितना है शाबाश, 200 शाबाश रूट 2 sin 100t is applied to 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये किसको मैंने अप्लाई की है, कैपेसिटर को। तो मेरा सर्किट जो है वो है कैपेसिटिव सर्किट। आप लिखो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 माइक्रोफैरड, म्यू 1 माइक्रोफैरड, देखो C is equal to 1 माइक्रोफैरड। थ्रो एन एमीमीटर, एमीमीटर से बांधी मैंने, सीरीज में लगाया एमीमीटर। द रीडिंग ऑफ एमीमीटर इज, एमीमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो हमें करंट निकालना है, करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, वेरी इजी। चलिए करेंगे, आप मुझे खाली बता। चलिए E किसके बराबर है, 200 रूट 2 साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी, वेरी नाइस, साइन 100t, कोई नहीं, साइन 100t, ओमेगा 100 है। E नॉट किसके बराबर होगा, वेरी गुड। E नॉट जो मेरा बच्चा होगा वो होगा 200 रूट 2 वोल्ट्स, ठीक है, ठीक है। बोलो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है,
1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो मींस 10 रेज टू पावर -6 फैरड। आपको निकालना है करंट, ठीक है? क्या निकालना है? करंट एमीमीटर की रीडिंग, यानी हमें निकालना है आईआरएमएस। देखो आईआरएमएस कैसे निकालते हैं? आईआरएमएस होगा बराबर, देखो यहां पर आईआरएमएस होगा बराबर ईआरएमएस डिवाइडेड बाय एक्ससी। क्योंकि कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो किसके बराबर होती है? एक्ससी। ठीक है बच्चा, वो क्या होता है? एक्ससी। ईआरएमएस जो होता है, ईआरएमएस यहां देखो, ईआरएमएस जो होता है वो होता है E0/√2। ईआरएमएस होता है E0/√2, ठीक है? ईआरएमएस वो किसके बराबर होता है? E0 कितना है? 200√2। तो पहले ईआरएमएस निकालो। ईआरएमएस हो गया 200√2 डिवाइडेड बाय √2 खत्म, तो यहां आया आपको 200 वोल्ट ईआरएमएस, ठीक है? अब देखो यहां वैल्यू दे दो, ये निकलेगा आईआरएमएस करंट थ्रू एमीमीटर, ये होगा आईआरएमएस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एक्ससी। चलिए बच्चों, डिवाइड में क्या है बच्चा? एक्ससी। शाबाश। आईआरएमएस डिवाइड बाय एक्ससी, 1/ωc हमें दिया गया, ओमेगा दिया गया है रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड गर्ल्स। तो लगाओ इसमें वैल्यू, ये होगा आईआरएमएस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय एक्ससी का वैल्यू 1/ωc। ωc ऊपर आएगा, तो आईआरएमएस जो मेरा होगा, आईआरएमएस वो होगा 200 इंटू ωc। तो वैल्यू लगा भाई, आईआरएमएस होगा 200 इंटू ओमेगा जो है वो है 100 इंटू सी जो है वो है 10 रेज टू पावर -6। ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईआरएमएस इज इक्वल टू 20 यहां 10 आया इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6। मैंने लिखा 20 क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा 20 इंटू 10 रेज पावर 2 इंटू 10 रेज पावर -6। 10 रेज पावर 2 प्लस 1 हो गया 10 रेज पावर 3। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, वो निकलेगा 10 रेज टू पावर -3। देखो भाई जता गई 3 शने हुई 3 गई 3 छाटी। ये बने आईआरएमएस यानी करंट थ्रू एमीमीटर, आईआरएमएस इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है ना? ये होगा आईआरएमएस इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। क्योंकि जहां 10 रेज पावर -3 है उसके बदले मैंने m लिखा, m मींस 10 रेज पावर -3 मिली एम्पियर, ठीक है ना? तो आपका आईआरएमएस जो है वो निकला 20 मिली एम्पियर, ठीक है? ठीक है, इक्वेशन से ही आपने ओमेगा निकाला, वहां पर 100t दिया गया है, ठीक है ना? तो ओमेगा जो है वो 100। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन।